तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बेसब्री से इस 15वें नंबर चैप्टर का इंतजार कर रहे होंगे कि भैया लिमिट और कॉन्टिन्यूटी की क्लास कब आएगी कब आएगी कब आएगी। और 14 नंबर चैप्टर तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 14 चैप्टर अपने अकॉर्डिंग, ना कि बुक के अकॉर्डिंग। बुक के अकॉर्डिंग तो मेरे प्यारे बच्चे फिर 12 ही हुए होंगे ना, ठीक नहीं, 11 हुए होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज इस प्यारे से चैप्टर जिसका मेरे प्यारे बच्चे क्लास 12th में भी बहुत बड़ा योगदान होता है, इस लिमिट और डेरिवेटिव को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर जो है ना, क्लास 12th के लिए भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि भैया लिमिट का वहां पर कॉन्टिन्यूटी में बहुत यूज होता है। बिना लिमिट के आप कॉन्टिन्यूटी को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये जो लिमिट है क्वांटिटी में यूज होती है, तो इसलिए कह सकते हैं कि भाई ये वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और दूसरी चीज, डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव यहां पर है, बेसिक तो यहीं से शुरुआत हो जाती है, बेसिक फार्मूलों की शुरुआत यहीं से हो जाती है। वहां पर तो हम पढ़ते हैं कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसे हम अपनी साधारण भाषा में जानते हैं प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से वहां पढ़ना शुरू करते हैं, बेसिक शुरुआत यहीं पर हो जाती है। तो बेसिक चीजें तो यहीं पर डिफरेंशिएशन की भी पढ़ने वाले हैं और लिमिट तो पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और इस क्लास को भाई पूरा लास्ट तक आपको मन लगा के देखना है। पीछे की क्लासें आपने देखी हो चाहे ना देखी हो, लेकिन अगर इसे आप स्किप करते हैं तो जस्ट 1-1.5 महीने बाद जैसे ही आपके क्लास 12th में पहुंचोगे, तो क्लास 12th में अधिकतर मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को शुरुआत कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से ही वहां होती है, तो फिर कॉन्टिन्यूटी समझने में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए अभी से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि 1.5-2 महीने बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेरे प्यारे बच्चे आपको फेस ना करनी पड़े। तो इस प्यारे से चैप्टर 15 नंबर को हम लोग इस पूरी की पूरी आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। क्लियर है ना। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हम कई सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। जैसे जानेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, लिमिट्स क्या होती है, फिर मेरे प्यारे बच्चे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो वो यूज होते हैं, फिर पहुंच जाएंगे डेरिवेटिव में, ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे, फिर डेरिवेटिव में पहुंच जाएंगे, फिर डेरिवेटिव एक किसी बिंदु पर निकालेंगे, फिर आपको हम बताएंगे प्रथम सिद्धांत का अवकलन क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, फिर कुछ मानक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनके डिफरेंशिएशन हम यहां पर सीखने वाले हैं, ठीक है। फिर मेरे प्यारे बच्चे इसी में लास्ट में आता है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, एक एक बात को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, अनिर्धार्य रूप क्या होता है। तो इसके डिफिनीशन में ही मेरे प्यारे बच्चे वो सारी की सारी बातें छिपी हुई हैं। जैसे देखो डिफिनीशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई मेरे प्यारे बच्चे दो राशियां हों, क्या हो, कोई भी दो क्वांटिटी ले लिया जाए और उनके बीच कुछ संक्रिया, संक्रिया का मतलब मेरे प्यारे बच्चे हो तो या तो जोड़ दिया जाए, ठीक है, ऑपरेशन लगा दिया जाए, वो तो एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का या मल्टीप्लिकेशन का या बेटा डिवाइड का, इन चारों में से कोई ना कोई हम ऑपरेशन लगा दें, चाहे दो राशियों को जोड़ दें चाहे दो राशियों को घटा दें। राशियों का मतलब यार कोई दो संख्याएं ले लो, ठीक है, या कोई दो फंक्शन ले लो, उनको जोड़ दें, उनको घटा दें, उनका आपस में गुणा कर दें या उनको आपस में भाग कर दें, डिवाइड कर दें। अगर संक्रिया को शामिल करने वाली अपरिभाषित अभिव्यक्ति, अपरिभाषित का मतलब मेरे प्यारे बच्चे होते हैं जिसके एक से ज्यादा नाम हो, ठीक है, लेकिन मैथ पढ़ रहे हैं तो जिसका एक से ज्यादा मान हो, जिसका एक से ज्यादा मान हो, जिसके एक से ज्यादा मान हो, जिसके बेटा क्या हो एक से ज्यादा मान हो, एक से ज्यादा मान हो। जैसे तुम्हारा ही नाम कोई मेरे प्यारे बच्चे चिंटू, पिंटू, मिंटू इस तरीके से बुलाया जाए,
ढेर सारे आपके नाम हैं, तो बेटा दिक्कत तो आती है ना, किस नाम से तुमको बुलाया जाए। जब तुम्हारे एक से ज्यादा नाम हो जाते हैं तो क्या कह दिया जाएगा कि आपका नाम अपरिभाषित है। वैसे ही यहां पर भी अगर दो क्वांटिटी लिखी हो, उनके बीच किसी प्रकार का ऑपरेशन हो रहा हो, वो चाहे जोड़ने का हो, चाहे घटाने का हो, चाहे गुणा करने का हो, चाहे भाग करने का हो, और उनकी जो वैल्यू निकल रही है वो अनडिफाइंड निकल रही हो, मतलब उनके मान एक से ज्यादा निकल रहे हो। एक से ज्यादा माने उनकी वैल्यू एक से कई ज्यादा हो, जैसे तुम्हारे नाम चिंटू पिंटू हो और उन्हीं दोनों राशियों का मान कभी 1 आ रहा हो, कभी मेरे प्यारे बच्चे 0 आ रहा हो, कभी इनफाइनाइट आ रहा हो, कभी -1 आ रहा हो, इस तरीके से। ठीक है, तुम्हें हम क्या कहेंगे कि वो मेरे प्यारे बच्चे अनिधार्य रूप है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति को ही अनिधार्य रूप कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बेटा हमारे पास दो राशियां हैं, एक राशि है 0, एक राशि है 0, दो राशियां हैं और उनके बीच का ऑपरेशन मेरे प्यारे बच्चे क्या है, दो राशियां हैं 0/0, और इनके बीच जो ऑपरेशन लग रहा है, इनके बीच जो संक्रिया लग रही है वो भाग वाली संक्रिया लग रही। कौन सी? बटे वाली संक्रिया मेरे प्यारे बच्चे हमने यहां लगा दी। ठीक है, ये है पहली राशि, ये है दूसरी राशि। अब दो राशियों को बीच हमने जो ऑपरेशन लगाया वो डिवाइड का लगाया, भाग का ऑपरेशन लगाया। क्लियर? अब जब भाग का ऑपरेशन लगा दिए हैं तो यहां पर जरा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कितने मान इसके पॉसिबल निकल सकते हैं। एक बार ऊपर वाले 0 को हम 0 मान लें और नीचे वाले 0 को कोई ना कोई नंबर मान लें, तो हमें पता है 0 बटे कोई नंबर होगा, 2 होगा, कितना आएगा? 0 आएगा, 0/5 होगा, 0 आएगा। तो बेटा ऊपर 0 है, नीचे कोई नंबर आया तो इसका मान 0 आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि हम ऊपर वाले 0 को मेरे प्यारे बच्चे कोई नंबर मान ले और नीचे 0 मान ले, तो इसका मान अनडिफाइंड आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है। अगर मेरे प्यारे बच्चे हमें पता है ऊपर नीचे सेम नंबर लिखा हुआ है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो कट के 1 हो जाता है। अगर वैसे ही यहां पर भी मान ले कि ये ऊपर भी 0 है बेटा और नीचे भी 0 है, दोनों सेम संख्याएं हैं, तो सेम संख्याएं कैंसिल होके 1 आ जाता है, ये भी आ गया। तो यहां पर हम देख क्या रहे हैं, 0/0 के 3 मान निकले, 3 डिफरेंट वैल्यू निकली। जैसे एक है मेरे प्यारे बच्चे 0 आई, एक आई 1 आई, एक आई इनफाइनाइट आई, तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया इसका मान अपरिभाषित है। कैसा है? अपरिभाषित है, क्योंकि अगर एक वैल्यू निकलती तो परिभाषित होती, लेकिन जब एक से ज्यादा निकल रहे हैं, 3 मान निकल रहे हैं, तो वो परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, कैसी होगी? अपरिभाषित होगी। तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्म लिखा था, ये जो रूप लिखा था, इस वाले रूप को ही मेरे प्यारे बच्चे हम कहेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये कैसा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये आपका अनिधार्य रूप है बेटा। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि 0/0 के हमने 3 मान निकाल दिए, और ऐसे ही 0/0 नहीं होता है, कई सारी राशियां होती हैं। वो क्या होती हैं, चलिए और देख लेते हैं। और क्या हो सकता है 0/0 के अलावा? ऐसे ही बेटा अगर आप इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट लिख दो, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट लिख दो, और मान लो कि ऊपर नीचे सेम संख्या में लिखी है, कट के 1 आ जाएगा। फिर तुमको पता है इनफाइनाइट से किसी संख्या को गुणा किया जाता है तो इनफाइनाइट आ जाता है। तो अगर 1 या इनफाइनाइट को मेरे प्यारे बच्चे 1 इस वाले इनफाइनाइट को आप एक नंबर मान लो और इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन बेटा अगर ऊपर वाले इनफाइनाइट को कोई नंबर मान लो और नीचे इनफाइनाइट से डिवाइड कर दोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इसके भी देखो 3 मान निकल आए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट भी अपरिभाषित है। ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो हमारे पास है, ये भी आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कौन सा? इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अनिधार्य रूप है। तो इस तरीके से जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, टोटल होते हैं बेटा 7। कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। तो वो 7 कौन कौन से हैं, जरा इधर देख लो। ये जो 7 अनिधार्य रूप हैं, 2 तो हम आपको करके दिखा दिए, इसी तरीके से हम बाकी भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 0/0 होता है, दूसरा इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होता है।
अब इसमें जैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तुमको पता है सेम संख्या में सेम संख्या घटाएंगे तो जीरो आता है, जैसे 2 माइनस 2 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, तो एक इसका मान जीरो हो गया। फिर इनफाइनाइट में अगर कोई संख्या घटाई जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने का मतलब इनफाइनाइट ही आएगा, तो प्लस इनफाइनाइट आ सकता है। किसी संख्या में अगर माइनस इनफाइनाइट घटाएंगे तो उसका मान माइनस इनफाइनाइट आएगा। तो क्या कह सकते हैं, इसके भी 3 मान निकलेंगे, इसलिए ये भी मेरे प्यारे बच्चों इसी कैटेगरी में आ जाता है। फिर 1 की पावर इनफाइनाइट, ठीक है, क्या कहते हैं 1 की पावर कुछ भी हो बेटा जीरो हो जाता है। ओ नहीं, 1 की पावर कुछ भी कितनी भी कर लो 1 हो जाता है, तो एक तो मान यहां से आ गया। दूसरा अगर इसमें लॉग ले लोगे तो बन जाएगा इनफाइनाइट इंटू लॉग 1, इनफाइनाइट इंटू लॉग 1 बन जाएगा, और इनफाइनाइट इंटू लॉग 1 मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। और log 1 मेरे प्यारे बच्चे log 1 की वैल्यू होती है जीरो, तो उसकी वजह से जीरो आ जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक। तो 3 मान इसके भी निकल सकते हैं। ऐसे ही ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, जीरो इंटू इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट की पावर जीरो की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 6-7 केस बन जाते हैं। क्लियर है, तो ये 6-7 केस मेरे प्यारे बच्चे आपके बन जाते हैं। ठीक है, ये सातों केस बन जाते हैं जिनमें हम कहते हैं कि ये हमारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं। तो ये बेटा क्या हो जाएंगे आपके, ये सारे के सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होंगे, ये आपके बाबू इनडिटर्मिनेट फॉर्म होंगे। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। ये सातों केस आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास लिमिट क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे। तो लिमिट क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सीमा को उस मान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर फलन दिए हुए इनपुट, मतलब उस फंक्शन में कुछ ना कुछ इनपुट डालें तो वहां से कुछ ना कुछ आउटपुट मिले, कुछ इनपुट डाला जाए तो वहां से जो आउटपुट मिल जाता है उसे ही कहा जाता है बेटा लिमिट, सीमा कहते हैं। जैसे इन जनरल ठीक है, जैसे एफ एक्स ये हमारे पास यल है, इसको जरा थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना, इसमें ये नहीं दिख रहा है ना ये आपका यल है ना कि 1 है बेटा, ये क्या है सब एल है। सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर मेरे प्यारे बच्चे x को हम a रखें, x टेंडिंग टू a किया जाए, तो यहां पर इस fx जो है वो l की ओर टेंडिंग होता है। मतलब x मेरे प्यारे बच्चे अगर a की ओर अग्रसर है तो यहां जो fx होगा वो l की ओर टेंडिंग होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर एज x टेंडिंग टू a पर fx टेंडिंग टू l है, मतलब x मेरे प्यारे बच्चे उस फंक्शन में x की जगह पे हम a इनपुट दे रहे हैं, कितना a इनपुट दे रहे हैं, तो वहां से आउटपुट जो मिल रहा है वो l मिल रहा है। इनपुट a देने पर आउटपुट मेरे प्यारे बच्चों यल मिल रहा है, तो इस यल को ही हम कहते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट है। क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चों उस फंक्शन की लिमिट है। देन यल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। अगर x को हम x बराबर a, बराबर तो नहीं होता है वैसे, यहां पर लिमिट मेरे प्यारे बच्चे बराबर नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट उसके इक्वल होता है, लगभग बराबर होता है। टेंडिंग का मतलब थोड़ा बहुत कम या तो थोड़ा ज्यादा। क्लियर, तो x टेंडिंग टू a पर अगर fx टेंडिंग टू यल है तो यल को हम कहेंगे कि ये मेरे प्यारे बच्चे आपकी लिमिट आओ है उस फंक्शन की, और इसे सिंबल की इसे जो प्रतीकात्मक रूप में लिख सकते हैं वो हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a fx बराबर बेटा इसे आप यफे भी लिख सकते हो, इसे आप यल भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, यफे भी लिख सकते हो और यल भी लिख सकते हो। क्लियर, तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपको इसको प्रतीकात्मक रूप में आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं कि इसके कुछ गुणधर्म होते हैं,
इसकी कुछ मेरे प्यारे बच्चे प्रॉपर्टी होती हैं कि अगर दो फंक्शन जोड़े जाएं, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर दो फंक्शन जोड़ दिए जाएं और उसमें लगा है लिमिट x टेंडिंग टू a और लिखा क्या है fx प्लस gx, तो लिमिट पहले फंक्शन में अलग लग जाती है, दूसरे फंक्शन में अलग लग जाती है, इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a fx प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a gx। कहने का मतलब अगर इसका एक एग्जांपल देखा जाए, तो कहीं पर अगर जैसे लिखा है बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस साइन पाई बाई 2x, साइन पाई बाई 2x ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा। तो एक फंक्शन ये हुआ और एक फंक्शन ये हुआ, दो फंक्शन हुए, एक fx हुआ gx हुआ, तो ये लिमिट दोनों फंक्शन में अलग अलग आ जाएगी, बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन पाई बाई 2x। ऐसे जब इसमें लगाओगे तो ये हो जाएगा x टेंडिंग टू 1 पर 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे प्यारे प्यारे लाडलो साइन पाई बाई 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 साइन पाई बाई 2 1, तो ये आपका सॉल्व होके आ गया 2। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे कि अगर दो फंक्शन जोड़े जाएं या दो से ज्यादा भी जोड़े जाएं तो उसमें हम लिमिट को सबके साथ अलग अलग करके लगा सकते हैं। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं, ना परेशान होने की जरूरत है। क्लियर? ऐसे ही अगर दूसरा मेरे प्यारे बच्चे है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर दो फंक्शन घटाया जाए तो पहले वाले में लिमिट अलग लग जाती है, माइनस करके दूसरे वाले में हम लिमिट लगा सकते हैं। इसी में सेम जैसे यहां प्लस की जगह पे माइनस लिखा होता तो माइनस लिख देते और आंसर आ जाता 0। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर दो फंक्शन गुणा में हैं, जैसे हमारे पास लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 x टेंडिंग टू पाई बाई 2 x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन बेटा गुणा में है तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 इंटू x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 और यहां बन जाएगा साइन पाई बाई 2। ठीक, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होगी, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे पाई बाई 2। तो इस तरीके से अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो दोनों के साथ आप लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक साथ ही लगाया जाए, एक साथ भी लगा लोगे उतना ही मान आएगा और चाहे अलग अलग लगा लो उतना ही मान आएगा। ऐसे ही सेम बटे वाले में है, और हां कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, जैसे लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 3, ठीक है, 3 cos x, 3 cos x, तो आप इस 3 को बाहर कर सकते हैं, लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 3 cos x, लिमिट लगा दोगे बेटा 3, ये हो जाएगा cos पाई बाई 3। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3 cos पाई बाई 3 1/2 होगा, मतलब 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बटे में भी होता है कि अगर बटे में फंक्शन लिखा हुआ है तो ऊपर अलग लिमिट लगा सकते हो, नीचे अलग लिमिट लगा सकते हो, कोई किसी की समस्या नहीं होनी चाहिए यहां पर। ठीक है, जैसे ये एक बटे वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x प्लस 1 अपॉन 5x प्लस 6। तो मेरे प्यारे लाडले, हमने क्या देखा कि दो फंक्शन हैं और दो फंक्शन आपस में डिवाइड किए गए, लिमिट लगी हुई है x टेंडिंग टू 1, तो ऊपर वाले में अलग लिमिट लगा देंगे, नीचे वाले में अलग लिमिट लगा देंगे अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x प्लस 1 और लिमिट x टेंडिंग टू 1 5x प्लस का 6, ऊपर लिमिट लगा दो, मिल जाएगा 2x 2 प्लस 1 और नीचे मिल जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 6, 2 1 3 6 5 11, तो 11/3। इस तरीके से आप मेरे प्यारे बच्चे इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिनका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे ये है x लिमिट x टेंडिंग टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए बराबर n ए की पावर n माइनस वन। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो tan x अपॉन x का मान 1 होता है। ऐसे ही tan इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन x 1 होता है। ये आपके ढेर सारे मेरे प्यारे बच्चे फार्मूले हैं जो यहां पर आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। नहीं करना है तो फिर भी जरूरत नहीं है, और करना है तो कर सकते हो। ठीक है, नहीं करना है तो बस एक ये याद कर लेना, एक ये याद कर लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि बाकी तो हम प्रसार करके भी कर लेते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये जैसे एक दो क्वेश्चन है आपके प्यारे प्यारे से, एक क्वेश्चन प्यारा सा है, उसके बाद हम आपको कुछ यहां पर मेरे प्यारे बच्चे एक सीमा के अस्तित्व का कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। कौन से? सीमा के अस्तित्व का कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि किसी भी लिमिट को कैसे मेरे प्यारे बच्चे आप कहेंगे कि वो निकाली जा सकती है, कैसे नहीं निकाली जा सकती। जैसे ये तुम्हारे पास लिखा है बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3, तो आपको करना क्या है, इसमें लिमिट लगा देनी है x की जगह पे 3, 3 प्लस 3, आंसर आ जाएगा 6। आंसर आ जाएगा 6। केवल आपके पास वो अपरिभाषित 6 रूप ना बने। अगर वो 6 अपरिभाषित रूप बनते हैं तो हमें कुछ ना कुछ करके मेरे प्यारे बच्चे, वो चाहे फैक्टर करके, वो चाहे संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा भाग करके, या फिर जो फार्मूले हमने पढ़े उन फार्मूलों को लगा के हम मेरे प्यारे बच्चे उस रूप को हटाएंगे। कौन सा? 0/0, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट। ये जो ढेर सारे हमने शुरुआत में 7 रूप बताए थे, अगर वो 7 फॉर्म बन रहे हैं तो उनको हटाना होगा। लेकिन अगर कोई सिंपल वैल्यू आ जाती है, कोई ना कोई मान निकल आता है, तो फिर वही आपका आंसर हो जाता है। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझे? चलिए, ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम यार कुछ प्रसार वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है, कुछ प्रसार के फॉर्मूले हैं जो हम आपको लिखाना चाहते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रसार हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रसार हैं मेरे प्यारे बच्चे, जिन्हें हम आपको लिखाना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन। जैसे बेटा 1 प्लस एक्स की पावर n, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे दूसरा है, दूसरा है e की पावर x, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे है e की पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही है मेरे प्यारे बच्चे साइन एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल। ए बेटा बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ऐसे है बाबू कॉस एक्स, क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ये कुछ है मेरे प्यारे बच्चे। और कौन सा बच रहा है? हाँ, log 1 प्लस एक्स, ये भी बहुत यूज होता है। log 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2
प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 सो ऑन डॉट 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 लॉग 1 माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ये यार कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके प्रसार हैं जो बेटा आपको याद कर लेना है, क्योंकि इनको हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, और वैसे लिमिट में कुछ ज्यादा पड़ती है, आगे तो कम होती है। अब अगर आप कहते हैं कि सर इनका डेरिवेशन बता दो, ये कहां से आए, तो बेटा ये चीज अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ये चीज हम लोग आगे जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहां पर इन सारे के सारे प्रसार का वहां पर आपको प्रूफ भी मिल जाता है कि ऐसे ऐसे ये आते हैं, जिनमें मेरे प्यारे बच्चे आपके दो लोग बहुत हेल्प करते हैं। एक होते हैं टेलर साहब, एक होते हैं मैक्लारेन साहब। मतलब टेलर और मैक्लारेन की थ्योरम यहां पर लगती है जाके, तो वो चीज अभी हम नहीं बताने वाले हैं आपको। ठीक है, समझ गए बेटा, समझ गए। अब इसके बाद आते हैं एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट की ओर धीरे धीरे हम आपको बढ़ाते हैं, है ना। ये है निम्नलिखित सीमाओं का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सीमाओं का मान, ए भैया पड़ोस वाली सीमा की बात नहीं चल रही है यहां पर फंक्शन वाली सीमा की बात चल रही है। देखो क्या है क्वेश्चन में, है लिमिट x टेंडिंग टू 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 2। बेटा वही बन गया जाके कि ऊपर लिमिट अलग लगाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 4x प्लस 3 और नीचे बन गया लिमिट x टेंडिंग टू 4x माइनस 2। लगा दो लिमिट, ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3 नीचे हो जाएगा 4 माइनस 2। 4 4 जा 16, 16 और 3 बेटा 19, 19 अपॉन 2, तो ये 19/2 आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 19/2 आपका बेटा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बताओ कि इसकी सीमा का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आप जैसे ही इस क्वेश्चन में लिमिट लगाएंगे, बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 10 अपो x स्क्वायर माइनस 4। बेटा लिमिट लगा दो, ऊपर ऊपर वाली नीचे नीचे वाली, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 10। बेटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा? ऊपर आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 3 12 माइनस 12/0। बेटा बन गया 0/0, जो कि आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कैसा है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनिर्धार्य रूप है। और जब बाबू ये अनिर्धार्य रूप है तो हम कह सकते हैं कि इसमें अब डायरेक्ट लिमिट नहीं लगेगी, यहां कुछ ना कुछ हमें करना होगा। क्या करना होगा? सबसे पहले आपको जब अलजेब्रिक फंक्शन है ऊपर नीचे, तो आपको सोचना है फैक्टर करने के बारे में। किसके बारे में? फैक्टर करने के बारे में सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। तो चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। जब आप इसके गुणनखंड करोगे देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर वाले के फैक्टर इधर कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10। गुणा करने में आ जाएगा 10 छक्का 10 3 30, 6 पंचे 30, 6 माइनस 5, तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 माइनस का 10। दो दो के जोड़े बना लो, 3x कॉमन होगा, मिलेगा x माइनस 2 x माइनस 2, यहां प्लस का 5 कॉमन होगा, मिलेगा x माइनस 2। पूरे से x माइनस 2 कॉमन होगा, मिलेगा 3x प्लस का 5। क्लियर? तो ऊपर से तो बेटा मिल गया हमारे पास x माइनस 2 3x प्लस का 5। नीचे बन रहा है a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b, x प्लस 2 a माइनस b x माइनस 2।
तो आप देख रहे होंगे x माइनस टू से x माइनस टू बाबू कैंसिल होने वाला है, तो x माइनस टू से x माइनस टू को हमने उड़ा दिया। अब जो बच गया है उसमें लगा दो लिमिट, जो बच गया है उसमें लगा दो लिमिट। जैसे ही आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो मिलेगा 3 इंटू टू प्लस का 5 2 प्लस 2 तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 और 5 11 अपॉन 4। तो देखो बेटा ये आपका बन गया अब परिभाषित रूप, ये आपका अब अपरिभाषित नहीं रहा, ये मेरे प्यारे बच्चे इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रहा, ये आपकी कोई ना कोई मेरे प्यारे बच्चे इनपुट देने पर आउटपुट मिल गया, इसका मतलब यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? क्लियर है ना बेटा? अगर क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये देखो क्या है, ये कह रहे हैं बेटा a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत सही उन्होंने कहा कि a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो नहीं है। अगर a प्लस बी प्लस सी का जीरो हो जाता तो बन जाता जीरो अपॉन जीरो। कोई बात नहीं है, ये जीरो जब नहीं है तो यहां आप लिमिट लगा दो क्या बन रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे, अप्लाई लिमिट तो बाबू क्या बनने वाला है, देखो x की जगह पे 1 तो a इंटू 1 का स्क्वायर 1, b इंटू 1 प्लस का c अपान बेटा c इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस b इंटू 1 प्लस का a। ये हमारे पास मिल गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। अगर बेटा a प्लस बी प्लस सी जीरो होता तो जीरो बटे जीरो अपरिभाषित रूप बन जाता, अनडिफाइंड बन जाता, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता लेकिन जीरो नहीं है। उन्होंने कहा बेटा जीरो नहीं है, तो इसका मतलब अगर ये जीरो नहीं है तो कोई ना कोई संख्या होगी जो कि कट जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और धीरे से मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है इस प्यारे से क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दो, फिर हम आगे बढ़ जाएं। बेटा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम लेके आए हैं, हमें इंतजार था कि हमारे बच्चे इसका जवाब देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, x सेक x, x सेक x। आप जब बेटा इसमें लिमिट लगा रहे हो तो x की वैल्यू तो जीरो हो रही है और सेक जीरो का मान होता है इनफाइनाइट। अच्छा अच्छा गुरुजी, आपने बिल्कुल सहा। नहीं भैया, सेक जीरो की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो जीरो इंटू 1 बाबू ये जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अगर इसी में क्वेश्चन होता बेटा ये लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x कॉसेक x, तो ये मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू जीरो और कॉसेक कॉसेक जीरो होता है इनफाइनाइट। ये मेरे प्यारे बच्चे आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कौन सा है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो इसे बनाना है डिटर्मिनेट फॉर्म में। किसमें? डिटर्मिनेट फॉर्म में। डिटर्मिनेट फॉर्म में बनाने के लिए आप इसे लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, कॉसेक x को लिख दोगे 1 अपॉन साइन x, x अपॉन साइन x की वैल्यू 1 हो जाती है। x अपॉन साइन x का बेटा मान क्या होगा? 1 होगा, तो ये तुम्हारे पास इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर? क्लियर है ना? तो यहां तक तुम्हारी समझ में आ गया, इसका मतलब लिमिट के क्वेश्चन अब तुम कर सकते हो। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग लिमिट के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो, ये जैसे लिखा हुआ है, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि लिमिट x कितना है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई, लिमिट x टेंडिंग टू पाई साइन
पाई माइनस एक्स अपॉन बेटा पाई इंटू पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। पाई तो बेटा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन पाई माइनस एक्स, देखो लिमिट लगाओगे तो ये बनेगा साइन पाई माइनस पाई बटे पाई कांस्टेंट है, पाई माइनस पाई, चाहे कांस्टेंट बाहर कर लो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, नीचे भी जीरो हो जाएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, समझ गए? आई एफ का मतलब इनवर्स फंक्शन नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखा है बेटा। अब जब ऐसा कुछ है तो हम मान लेते हैं कि पाई माइनस एक्स जो है ये मेरे प्यारे बच्चे एक नया फंक्शन है h के बराबर। ठीक है, अब यहां x टेंडिंग टू पाई है, x टेंडिंग टू पाई है, तो हम कह सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे x माइनस पाई टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, या इसे लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स टेंडिंग टू जीरो, पाई माइनस एक्स टेंडिंग टू जीरो, और पाई माइनस एच एक्स है एच, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे नए वेरिएबल में लिमिट आ जाएगी h टेंडिंग टू जीरो। जैसे ही आप यहां लिमिट लगाओगे नए वेरिएबल वाली तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, वन अपॉन पाई तो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं, साइन h अपॉन h और ये वन अपॉन पाई, वन अपॉन बेटा पाई और साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो कुल मिला के वन अपॉन पाई आपका आंसर आ जाएगा। कितना? वन अपॉन पाई आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो ये वन अपॉन पाई आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो मेरे प्यारे बच्चे। अब बात करते हैं हम अवकलज की, कि डेरिवेटिव क्या है, अवकलज क्या है। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, समझिए। सबसे पहले तो हम जनरल फंक्शन की बात करते हैं, फिर उसमें नीचे कई सारी यार डेफिनेशन है, ठीक है, उनकी बात कर लेंगे किसी पॉइंट पर, प्रथम सिद्धांत का सूत्र क्या है, लेकिन सब कुछ हम यहीं पर क्लियर करे दे रहे हैं। सब कुछ बेटा यहीं पर आपका क्लियर हो जाता है। ये भी और कुछ नहीं होता है, एक प्रकार की लिमिट ही होती है। वो कैसे निकालते हैं जरा देखो। अगर मेरे प्यारे बच्चे वेरिएबल x में, x अगर कोई एक वेरिएबल है और इसमें कोई फंक्शन fx एक फलन लिखा हुआ है, x वेरिएबल में fx एक फंक्शन है। अब अगर मेरे प्यारे बच्चे वेरिएबल का मान चेंज करोगे तो फंक्शन अपने आप चेंज हो जाता है। जैसे देखो fx बराबर हमारे पास लिखा है 2x प्लस 1। अब तुमसे कहते हैं x बराबर 1 पर इसका मान निकालो 3 आएगा, लेकिन x बराबर 1.2 पर इसका मान निकालो तो 1.2 पर निकली हो तो 2 इंटू 1.2, 2 इंटू 1.2 प्लस 1, तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 2.4 प्लस 1 मतलब 3 पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे 4 आ जाएगा। बदल रहा कि नहीं? तो अगर यहां पर इस फंक्शन में हम कहने का मतलब कि अगर x के मान में थोड़ा बहुत चेंज लाएंगे तो यहां पर इस फंक्शन का मान भी बदलने वाला है। तो अगर मेरे प्यारे लाडले यहां पर जो है ये फंक्शन थोड़ा सा बढ़ा के हम x प्लस डेल एक्स कर देते हैं। वेरिएबल जो है अगर x प्लस डेल एक्स हो जाता है, ये नया वेरिएबल x प्लस डेल एक्स हो जाता है तो फंक्शन हो जाता है x प्लस डेल एक्स। ठीक है, ये हमारा नया फंक्शन बन जाता है। ठीक है, जहां ये डेल एक्स जो है वो स्मॉल चेंज है, मतलब डेल एक्स टेंडिंग टू बेटा जीरो है। डेल एक्स जो है बहुत ही स्मॉल चेंज है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? यदि चर x में कोई फलन fx है तथा तो उसी चर x प्लस डेल एक्स में फलन fx प्लस डेल एक्स है तो बाबू तो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स के सीमांत मान को ही, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी उसे ही बेटा हम लोग कहते हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। क्या है? इस फलन का अवकलज है। समझे? चलिए लिख लेते हैं।
माना माना चर x में कोई फलन f(x), चर x में कोई फलन f(x) व उसी चर x प्लस डेल एक्स में x प्लस डेल एक्स में फलन f x प्लस डेल एक्स है, x प्लस डेल एक्स है, तो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स के सीमांत मान को, ठीक है, के सीमांत मान को एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज कहते हैं, अवकलज कहते हैं। एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज कहते हैं। इसे बेटा, इसे बहुत सारे प्रतीक होते हैं, डी वाई बटे डी एक्स, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई बटे डी एक्स, डी एफ एक्स, वाई डैश वाई वन एफ डैश एक्स डी वाई सो ऑन डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इसे इन सभी चीजों से बेटा प्रदर्शित भी किया जाता है। ये कई सारे प्रतीक होते हैं हमारे, समझ गए कि नहीं? अब अगर इतना समझ गए हैं तो यहां से क्या मिलने वाला है, अर्थात चाहे आप एफ डैश एक्स लिख लो, चाहे मेरे प्यारे बच्चे इसे डी वाई बटे डी एक्स लिख लो, बराबर हमें मिल गया लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। जी, इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब अपनी सुविधा के लिए हम इसे मेरे प्यारे बच्चे डेल एक्स की जगह पे एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल एक्स की जगह पे एच लिख लेते हैं। हम अपनी सुविधा हेतु, अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए डेल एक्स की जगह पे डेल एक्स को मेरे प्यारे बच्चे एच से रिप्लेस कर देते हैं। तो डेल एक्स अगर टेंडिंग टू जीरो था तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे एच टेंडिंग टू भी जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमें जो मिलने वाला है बेटा, क्या निकलने वाला है? मिलने वाला है एफ डैश एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। अधिकतर यही यूज होते हैं। आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन मेरे प्यारे बच्चे एच। इसे हम लोग प्रथम सिद्धांत का सूत्र भी कहते हैं। इसे बेटा इसे क्या कहते हैं? इसे प्रथम सिद्धांत का सूत्र कहते हैं। इसे प्रथम सिद्धांत का
हम लोग सूत्र कहते हैं। क्लियर? ये है फर्स्ट डेरिवेटिव का प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम अवकलज परीक्षण भी बोल सकते हैं या प्रथम सिद्धांत का सूत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब एक बात और कर लेते हैं, जैसे वहां तो हमने x पर वेरिएबल x पर निकाला, लेकिन कभी कभी मेरे प्यारे बच्चे अवकलनीयता की जब बात आती है, डेरिवेटिव की बात आती है किसी एक स्पेशल पॉइंट पर, तो वो विशेष बिंदु पर देखिए अवकलनीयता क्या होती है, उस स्पेशल पॉइंट पर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास y कोई एक रियल फंक्शन है, जो मेरे प्यारे बच्चे अपने डोमेन में परिभाषित है, अपने डोमेन में डिफाइंड है। तो भाई कोई भी फंक्शन होगा अपने डोमेन में तो डिफाइंड होगा ही होगा। ठीक है, तो उस डोमेन का कोई एक पॉइंट a है, मतलब किसी भी इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन है तो रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा। तो a क्या है, उनमें से कोई एक मेरे प्यारे बच्चे रियल नंबर लिया गया। तो a जब रियल नंबर लिया गया तो इसकी लिमिट की वैल्यू ये वाली ये जो मेरे प्यारे बच्चे है ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ये जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है से परिभाषित होता है। ये जो मेरे प्यारे बच्चे है बिंदु ए पर अगर परिभाषित है और इसका अस्तित्व हो, इसका अस्तित्व है, तो ए पर हम कहेंगे एफ एक्स मेरे प्यारे बच्चे, एफ एक्स का अवकलज एफ डैश ए से निरूपित होगा। अर्थात एफ डैश ए जो होगा मेरे प्यारे बच्चे वो बराबर होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। भैया अभी हमने एक जनरल पॉइंट पर निकाला, x पर निकाला, तो एफ डैश एक्स हमको प्राप्त हुआ। लेकिन जब किसी एक स्पेशल पॉइंट पर निकालना होगा, जैसे एफ डैश 2, एफ डैश 3, तो उसी में x की जगह पे 2, x की जगह पे 3 रख देते हैं। वैसे ही यहां पर x बराबर a पर निकालना है तो एफ डैश हमने x की जगह पे a रख दिया, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। इसका कोई वैसे यूज इतना ज्यादा नहीं है, हम उसी से कर सकते हैं बेटा, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज हमने आपको लिखा ही दी, इसकी जरूरत ही नहीं है। प्रथम सिद्धांत का अवकलज क्या होता है ये हमने आपको करा दिया है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन हैं जिनके डेरिवेटिव की बात करते हैं, कुछ मानक फलन हैं जिनके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद करना होगा, उनके डेरिवेटिव के सूत्र मेरे प्यारे बच्चे आपको याद करना होगा। उनमें से कुछ विशेष प्रकार के फंक्शनों को हम लिखने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई कांस्टेंट फंक्शन है और उस कांस्टेंट फंक्शन का बेटा डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, दूसरा एक दो हम आपको प्रूफ करके भी दिखा देंगे, इसके लिए आप परेशान ना हो, लेकिन सारे के सारे करना तो यार पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक दो हम कर लेंगे, एक दो करके आपको हम दिखा देंगे, और आप चाहेंगे तो वैसे कर भी सकते हैं और को। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन 0 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n बराबर हो जाएगा nx की पावर n माइनस 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x बेटा हो जाएगा e की पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x ये बराबर हो जाएगा a की पावर x log a बेस e। ये फॉर्मूला अगर आप अभी से याद कर लेते हैं मन लगा के ना, तो 12th में आपको याद नहीं करना पड़ेगा, 12th में ये चीज आपको फ्री मिलने वाली है, ये मान के चलिएगा बेटा। ठीक है, तो ये चीज आप अभी याद कर लेना, 12th के लिए मत छोड़ना कि हम आगे याद करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे हुए 4, पावर वाले 3 हुए। अब इसके बाद आ जाते हैं लॉग में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ बेटा log x हो जाएगा 1 अपॉन x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e अगर लिखा है, log x बेस a लिखा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x log a बेस e।
अगला है, इसके बाद लॉग के हो गए, पावर के हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, तो ये आ जाएगा बाबू साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स। है तो वैसे इतना ही, इनवर्स वाले आपको 12th में पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको हम बताए दे रहे हैं। ठीक है, वो तो 12th में है, लेकिन जान लो तो अच्छी बात है, आगे के लिए कम से कम ये तो रहेगा कि हमने कहीं यार इसका नाम सुना था। 13 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। क्लियर? चलो देखो, टेन कॉट एक्स का होता है मेरे प्यारे बच्चे माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास बचे कितने, तीन और ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन हो गया, कॉट सेक और कॉसेक। को फार्मूला नंबर 16, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, और एक बचता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स। जरा ध्यान से देखो क्या होने वाला है, देखो 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 मेरे लाल, ये हो जाएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस का नहीं बेटा, ये प्लस का होगा 1/x स्क्वायर -1, ये हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर -1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मेरे प्यारे बच्चे प्यारे प्यारे से डिफरेंशिएशन होने वाले हैं, प्यारे प्यारे से। ये आपके 18 फार्मूले याद कर लेने हैं। क्लियर? आपको ये 18 के 18 फार्मूले मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेने हैं। इसके बाद आता है इनका कुछ अलजेब्रा। अलजेब्रा यार वही जैसे अभी तुमने लिमिट में बताया कि अगर दो फंक्शन जोड़ दिए जाएं, किसी कांस्टेंट से गुणा कर दिया जाए, दो फंक्शन घटा दिए जाएं, दो फंक्शन का गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो कैसी कैसी होगा। तो बेटा देखो जैसे पहली प्रॉपर्टी है, इसका फर्स्ट अलजेब्रा है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इनटू फंक्शन। कोई कांस्टेंट और फंक्शन लिखा है तो बेटा वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, उस फंक्शन का बाबू डिफरेंशिएशन कर देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कई सारे फंक्शन बेटा जोड़ घटाना में लिखे हैं, जैसे दो फंक्शन जुड़े हुए हैं f1x प्लस f2x, तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि दो ही हों। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन का चिन्ह
प्रत्येक फंक्शन के साथ पहुंच जाता है। बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। जैसे ये आ जाएगा तो बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ f1x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ f2x। क्लियर। ऐसे ही अगर मेरे प्यारे बच्चे दो फंक्शन आपस में घटा दें, f1x माइनस f2x, तो ये हमारे पास दोनों के पास पहुंच जाता है और ये बन जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ f1x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ f2x। क्लियर। अब बेटा जो दो इंपॉर्टेंट आते हैं, चौथा इसमें है अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट कर दें, इसको देखो अलग कलर से लिख रहे हैं। अलग कलर का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ इसमें खास है। f1x इंटू f2x, f1x इंटू f2x, तो एक फंक्शन को बाहर कर लेते हैं f1x डिफरेंशिएशन ऑफ f2x सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन f2x डिफरेंशिएशन ऑफ बेटा f1x, ये हो जाएगा। एक को बाहर करो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर दूसरे को बाहर कर लो, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर। आगे आगे एक और बचा हुआ है, इसी में भाग में अगर लिखा हो, इस तरीके से लिखा हो, डिफरेंशिएशन ऑफ अंश बटे हर के रूप में लिखा हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हो, तो अंश बटे हर के रूप वाले को आपको करना है हर, डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशिएशन ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बराबर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की होल पावर 2, ये कर देंगे आप। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपको प्रॉपर्टी भी 5 याद कर लेना, लेकिन इनमें से ये दो तो मेरे प्यारे बच्चे आपको याद ही कर लेना है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो तो आपको याद ही कर लेना है। दो से कोई समझौता नहीं होगा, बाकी सबसे समझौता चल जाएगा, और बाकी तो यार याद यही हो गई होंगी। ठीक है, तो इन दो से मेरे प्यारे बच्चे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर इन दोनों को आप याद नहीं करते हैं तो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हम आपको बताने वाले हैं कि एक दो फार्मूलों के हम डेरिवेशन आपको सिखा देते हैं। जैसे किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 ही क्यों हो जाता है, इसको जान लेते हैं, एक दो और जान लेते हैं, बाकी आप बेटा कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। वैसे प्रथम सिद्धांत का यहां पर 11th में एक क्वेश्चन आता है, तो आप कर लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए, क्या आप सीखने के लिए रेडी हैं? बोलो। चलो बेटा सीखते हैं। सबसे फर्स्ट हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बेटा 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कैसे होता है सर जी? आ गया होगा दिमाग में। क्या आपके लिखाने से हम मान लेंगे? ना मानो यार, ना मानो। हमें प्रथम सिद्धांत का सूत्र पता है बेटा। यहां फंक्शन क्या है? कांस्टेंट। f(x) बराबर एक कांस्टेंट फंक्शन है। जो फंक्शन है बेटा वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, और हमें प्रथम सिद्धांत का सूत्र पता है। प्रथम सिद्धांत का सूत्र जो है ना बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, वो मेरे प्यारे बच्चे प्रत्येक फॉर्मूले का प्रूफ कर देगा। तो यहां से हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव या प्रथम सिद्धांत का सूत्र। प्रथम
सिद्धांत का सूत्र। तो प्रथम सिद्धांत का मेरे प्यारे बच्चे जो सूत्र है वो है, जरा ध्यान से देखो कि एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो मेरे प्यारे लाडले, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आपको एफ एक्स पता है। अब x को रिप्लेस कर दो जहां जहां x लिखा है x प्लस एच में। तो इधर हमने रखा x की जगह पे x प्लस एच, इधर भी आप रख दो h की जगह पे x की जगह पे x प्लस एच। तो इधर तो x है ही नहीं, तो कोई चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट फंक्शन में x की वैल्यू चेंज करने पर कोई चेंज नहीं होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बताया, फर्स्ट नहीं सेकंड चैप्टर में, ठीक है। सेकंड फंक्शन में हमने आपके कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाया था, एक सीधी रेखा बनी थी, याद हो तो। कांस्टेंट फंक्शन में x की वैल्यू चेंज करने पर उस फंक्शन के मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बेटा, ठीक है। तो x की वैल्यू तो x प्लस एच हो गई, लेकिन फंक्शन अब भी आपका सी ही रहा। और जैसे ही आप यहां पर ये सारे के सारे मान रखोगे तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच की जगह पे सी एफ एक्स सी अपॉन एच। ओ बाबू क्या हुआ? वही हुआ जो हमें जरूरत थी। 0 बटे एच, एच से भाग कर दो बेटा 0 बन जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 आ जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि एफ डैश एक्स बेटा 0 आ गया, अर्थात एफ डैश एक्स को ही हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स मतलब कांस्टेंट। ये प्रूफ हो गया कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से 0 हो जाता है। क्लियर हो गया? बोलो। अगला एक आधा और देख लेते हैं। जैसे हमको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है, या e की पावर x का एक कर लेते हैं, फिर एक और करेंगे बस। जैसे दूसरा हमें पता है बेटा कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, कोई चेंज नहीं आता है। कर लो यार, कर लो कर लो कर लो। तो यहां पर बेटा हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। फंक्शन क्या है? एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। लगा दो प्रथम सिद्धांत का सूत्र। प्रथम सिद्धांत के सूत्र से, प्रथम सिद्धांत के सूत्र से जैसे ही आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं तो ये होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब इसमें बेटा x की जगह पे x प्लस एच रखोगे तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस एच बराबर e की पावर x प्लस एच। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मान रखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच ई की पावर x प्लस एच माइनस ई की पावर x अपॉन एच। क्लियर? गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जुड़ी हुई घातों को बेटा आप तोड़ सकते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर x इंटू ई की पावर h माइनस ई की पावर x अपॉन h। क्लियर? जुड़ी हुई घातों को मेरे प्यारे बच्चे आप तोड़ सकते हैं। जैसे गुणा में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती हैं, तो उन पावर्स को आप तोड़ के गुणा में भी लिख सकते हैं। वही हमने लिख दिया e की पावर x प्लस एच को e की पावर x इंटू ई की पावर h। अब तुमको इधर कुछ ना कुछ कॉमन दिखने लगा होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0
ई की पावर एक्स कॉमन दिखा, ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच। और अगर हमने जो फार्मूला शुरुआत में लिखाया है लिमिट में, जो हमने लिमिट में आपको फॉर्मूला बताया है, उससे मान रखना चाहो तो आप डायरेक्ट 0 1 रख सकते हो। इसकी वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई की पावर h माइनस वन अपॉन एच 1 हो जाएगा। नहीं रखना चाहते हो तो ई की पावर h का प्रसार कर दो बेटा, ई की पावर h का प्रसार कर दो, क्योंकि ई की पावर x के प्रसार का भी फॉर्मूला हमने लिखाया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू सो ऑन डॉट डॉट डॉट। लेकिन इसका नहीं, इसका रखना लिमिट यच में है, तो यच वाले को आपको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई की पावर x, ये बन जाएगा 1 प्लस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू सो ऑन डॉट डॉट माइनस वन अपॉन एच। 1 से 1 बेटा हुआ कैंसिल, ई की पावर x बाहर कर लो लिमिट, क्योंकि लिमिट तो h में है ना, x से कोई मतलब ही नहीं है। अब यहां बनेगा h कॉमन होगा 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल टू, आगे एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू 3। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे आगे वाले टर्म में एच होगा, एच से एच कैंसिल होगा, लिमिट अप्लाई कर दो ई की पावर एक्स, अंदर लिमिट 1 प्लस जीरो सो ऑन डॉट डॉट, तो ये आ गया ई की पावर एक्स। क्या आ गया ई की पावर एक्स। तो यहां से बेटा ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स आ गया। क्लियर, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स हो गया है। ऐसे ही करते हैं सारे, आप कर सकते हो ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर लॉग एक्स, कुछ भी है आप ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व कर सकते हो, समझे। चलिए और कर दें, चलिए और एक आधा कर देते हैं, जैसे साइन एक्स का या कॉस एक्स का किसी का कर लेते हैं, है ना। चलो बेटा एक और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नहीं करेंगे, है ना। जैसे तुमको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बराबर बेटा कॉस एक्स होता है, ठीक है। इसका मतलब बाबू आपके पास फंक्शन कितना है, एफ एक्स का मान तो साइन एक्स हो गया, एफ एक्स का मान साइन एक्स हो गया, एफ एक्स प्लस एच, ये साइन एक्स प्लस एच हो गया। क्लियर। अब तुम लगा दो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओ भैया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ने प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम सिद्धांत का सूत्र, प्रथम सिद्धांत का सूत्र, प्रथम सिद्धांत का सूत्र है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। बस इसी में मान रख दो और सॉल्व करते हुए चले जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस केवल कैलकुलेशन में कहीं फॉल्ट ना हो, अगर कैलकुलेशन में फॉल्ट हो गए फिर तो दिक्कत होगी, नहीं तो आप बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आपका आ जाएगा। चलिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स और अपॉन एच। बेटा एक अंदर फॉर्मूला बन गया है साइन सी माइनस साइन डी का। त्रिकोणमिति आनी चाहिए, कैलकुलस पढ़ना है तो त्रिकोणमिति के साथ समझौता नहीं होगा। त्रिकोणमिति का सूत्र बन रहा है कौन सा, साइन सी माइनस साइन डी, क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। बस इसी फॉर्मूले को यहां पर यूज कर देना है। जैसे ही बेटा आप इस फॉर्मूले को यहां पर लगा दोगे तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स मतलब साइन एक्स बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा 2 कॉस c प्लस डी, सी मतलब x प्लस एच और d मतलब x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, तो x प्लस एच
माइनस एक्स बाई टू अपॉन में एच। अब देखो बेटा, ये तो हमारे पास बन जाएगा लिमिट, अलग अलग कर दो, एच बाई टू कॉस एक्स एक्स टू एक्स प्लस एच बाई टू, और दूसरा एक फंक्शन बन रहा है, ये एक्स से एक्स कैंसिल होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच बाई टू, और एच है, और ये दो ऊपर लिखा है, दो को नीचे लिख दो ऐसे एच बाई टू। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। क्लियर? तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे आपका। अब इसमें लिमिट लगा दो। जैसे ही आप लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा cos 2x, एच की जगह पे 0/2, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, cos x। तो इस तरीके से तुम कह सकते हो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x बराबर बेटा ये cos x के हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा? साइन x का डिफ्रेंशिएशन बाबू cos x के बराबर आ जाएगा। समझ गए? समझ गए? ऐसे ही आप मेरे प्यारे बच्चे और ढेर सारे कर सकते हैं। ठीक है, और आप ढेर सारे ऐसे ही कर सकते हैं। होमवर्क में है आपका जो शेष फंक्शन है, शेष फंक्शन को आपको करना है, शेष फलनों का आपको करना है खुद। ठीक है, आपको करना है, जितने हो जाए उतने मैक्सिमम कर लेना, नहीं फिर आगे तो भैया 12th में पढ़ना ही है ना। चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा, बाकी फिर ठीक क्या कहते हो। तो ये कुल मिला के बेसिक स्ट्रक्चर था इस चैप्टर का, बेसिक हमने पढ़ लिया है। और डिटेल मेरे प्यारे बच्चे, ये तो डिटेल में 12th में है, लेकिन इतना जितना आपको हमने पढ़ा दिया इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको 12th में 1-1.5 महीने बाद कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो चलिए फिर मेरे प्यारे बच्चे, क्लास को यहीं पर रोका जाता है, और अगली क्लास जो आपकी होने वाली है वो सांख्यिकी की। ठीक है, मतलब सेकेंड लास्ट चैप्टर, जैसे आप कहते हैं सेकेंड लास्ट बॉल है, वैसे मेरे प्यारे बच्चे अब क्लास 11th की सेकेंड लास्ट चैप्टर आपके पास अगली क्लास में आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।